हाँ, इस वीडियो में रासायनिक अभिक्रियाएं और उत्प्रेरक पाठ में आगे हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीकरण और अपचयन की इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा, यानी इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन की व्याख्या। जैसा इसमें अंतर में मैंने दिखाया है, ऑक्सीकरण में पहले ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें तत्व, परमाणु, आयन या अणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। जिन अभिक्रियाओं में तत्व, परमाणु, आयन या अणु इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है या त्याग करते हैं, वो रासायनिक अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती है। उदाहरण है जैसे ये सोडियम पे अभी कोई भी आवेश नहीं है, निरावेशित है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, यानी ऋणावेश निकल जाता है, तो ये धनायन बन जाता है। ऋण आयन के निकलने के कारण धनायन बन जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग हो गया, तो इसका ऑक्सीकरण हो गया। इसी तरह ये फेरस आयरन है, इस पर 2 धनायन है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है इसमें से, तो धनायन की संख्या बढ़ जाती है, तो इस फेरस का फेरिक में ऑक्सीकरण हो जाता है। अब अपचयन में ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें तत्व, परमाणु, आयन या अणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसका विपरीत हो गया, उसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, और इन अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं तत्व, परमाणु, आयन या अणु में, तो ऐसी अभिक्रियाएं अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती है। उदाहरण है जैसे ये क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है, अभी ये निरावेशित है, कोई आवेश नहीं है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो जाता है इसके अंदर, तो ये एक ऋणायन बन जाता है, क्लोरीन आयन बन जाता है। मैग्नीशियम पर 2 धनायन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके निरावेशित हो जाता है, +2 और -2 होके कोई भी आवेश नहीं रहता है, तो मैग्नीशियम अपचयित हो जाता है। मैग्नीशियम आयन मैग्नीशियम में अपचयित हो जाता है। अब है रेडॉक्स अभिक्रियाएं जैसा इसके नाम में है, इंग्लिश में होता है रेडॉक्स, यानी रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो, उन अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रियाएं या अपोपचय अभिक्रियाएं भी कहते हैं, या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं भी कहते हैं। उदाहरण है जिंक और कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया से जिंक सल्फेट और कॉपर बनता है, तो जिंक जो है वो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है और वो जिंक सल्फेट में बदल जाता है, क्योंकि इस जिंक में एक सल्फेट आयन, ऋणायन जुड़ जाता है, तो ऋणायन का जुड़ना ऑक्सीकरण है। और उसी तरह कॉपर सल्फेट अपचयित होकर कॉपर में बदल जाता है, क्योंकि इसमें ऋणायन सल्फेट निकल जाता है, तो ऋणायन का निकलना अपचयन है, तो कॉपर सल्फेट कॉपर में अपचयित हो जाता है। एक और अभिक्रिया है फेरिक ऑक्साइड की कार्बन मोनोऑक्साइड से। फेरिक ऑक्साइड जो है उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, वो फेरस में बदल जाता है, क्योंकि इसमें से ऋणायन निकल जाता है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का निकलना भी ऑक्सीकरण है, नहीं, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है, तो इसमें से ऋणायन निकल जाता है। Fe2O3 Fe में बदल जाता है, ऑक्सीजन निकल रहा है, तो इसका ऑक्सीजन का निकलना अपचयन है, ये अपचयित हो जाता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन जुड़ जाता है, तो इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन का निकलना अपचयन है। आगे अब अपचायक, तो अपचायक वे पदार्थ होते हैं जिनमें उनका खुद का तो ऑक्सीकरण होता है, लेकिन वो अपचयन में सहायता करते हैं। जैसे इसी अभिक्रिया में जिंक का ऑक्सीकरण होता है, लेकिन ये अपचयन में सहायता करता है, कॉपर सल्फेट के अपचयन में सहायता करता है, इसलिए इसको अपचायक बोलते हैं। अपचायक वे होते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में जिनका खुद का तो ऑक्सीकरण होता है, लेकिन वो अपचयन में सहायता करते हैं, वे पदार्थ अपचायक कहलाते हैं। इसी तरह ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जिनका खुद का तो अपचयन होता है रासायनिक अभिक्रियाओं में, लेकिन वो ऑक्सीकरण में सहायता करते हैं। जैसे ये है, ये ऑक्सीकारक है, इसका खुद का तो अपचयन हो रहा है, लेकिन ये ऑक्सीकरण में सहायता करता है, इसलिए इसको ऑक्सीकारक कहते हैं। अगला है उदासीनीकरण अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल मिलकर एक उदासीन लवण और जल बनाते हैं।
ऐसी अभिक्रियाओं को उदासीनीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं, क्योंकि इसमें उदासीन लवण बनता है। जैसे ये है प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार HCl और NaOH की क्रिया से NaCl उदासीन लवण बनता है, साथ में जल बनता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को उदासीनीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अगर अभिक्रिया करवाते हैं तो जो विलयन बनता है उसका pH 7 होता है, और 7 उदासीन का होता है pH, हमें पता है। एग्जाम्पल यही है, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, NaCl उदासीन लवण और जल बनता है। और यदि हम प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार लें, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार लें, तो जो विलयन प्राप्त होता है उसका pH 7 से कम होता है, यानी थोड़ा अम्लीय होता है। जैसे उदाहरण है HCl प्रबल अम्ल है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार है, इसकी अभिक्रिया से NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बनता है। इसका pH जो है वो 7 से कम होता है, यानी ये थोड़ा अम्लीय होता है, ये लवण, साथ में जल बनता है। अगर हम दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया करवाएं तो विलयन का pH 7 से ज़्यादा होता है, यानी वो थोड़ा क्षारीय होता है विलयन। उदाहरण है एसिटिक अम्ल जो कि दुर्बल अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि प्रबल क्षार है, इससे बनता है सोडियम एसीटेट CH3CONA जो कि दुर्बल क्षार है, क्योंकि इसका pH जो है वो 7 से ज़्यादा होगा। ये जो लवण बनता है और साथ में जल बनता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम प्रबल अम्ल लेते हैं तो इसमें जो हाइड्रोजन आयन है उसकी सांद्रता हाइड्रोक्साइड आयन से थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज़्यादा होने के कारण ये दुर्बल अम्ल बन जाता है, यानी इसका pH 7 से कम होता है, अम्लीय पदार्थ प्राप्त होता है। और अगर दुर्बल अम्ल लेते हैं तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता प्रबल क्षार के हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता से कम रह जाती है, तो हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा हो जाते हैं, तो जो लवण बनता है वो उसका pH जो है वो थोड़ा 7 से ज़्यादा होता है, यानी वो दुर्बल क्षार होता है। आज इस वीडियो में हम इतने पढ़ेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।